Hello students, I am पूजा, केमिस्ट्री एजुकेटर और बंसल एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टीजीटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, ड्यू टू रेफरेंस इन बायोलॉजिकल रोल कैल्शियम आयन आर इम्पोर्टेंट इन। हमें बताना है कि जो कैल्शियम आयन है वो किस में इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो कैल्शियम आयन जो हमारे इम्पोर्टेंट होंगे वो होंगे, सबसे पहले का है डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, फिर सेकंड आपको ऑप्शन दिया है ट्रिगरिंग द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, थर्ड दिया है हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी, फोर्थ दिया है जनरेटिंग राइट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। तो जो हमारा आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका आंसर होगा कि ट्रिगरिंग द कॉन्ट्रैक्शन इन ऑफ सेल मसल्स। राइट, तो हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा जी इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड विल बी। देखो, जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो कंपाउंड्स जिनमें किसी मेटल और कार्बन के बीच में क्या हो, बॉन्ड हो। ठीक है, तो हमारे पास इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इसका एग्जाम्पल है। क्लोरोफिल में क्या होता है, मैग्नीशियम मेटल होती है हमारी, मैग्नीशियम मेटल। ठीक है, और उसके साथ क्या होती है एक, ठीक है, लार्ज रिंग होती है। मैग्नीशियम मेटल इनकेस्ड इन लार्ज रिंग साइज, लार्ज रिंग। ठीक है, दैट इज कॉल्ड क्लोरीन। ठीक है, उस रिंग को हम क्या कहते हैं जी, क्लोरीन कहते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज हाइड्रोजन टू फॉर्म, ठीक है, एन हेक्सेन हाइड्रोकार्बन पी एड्स इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम कैटलिस्ट। देखो, इस लाइन का मतलब ये है कि जब ये हमें कोई हाइड्रोकार्बन पी दिया हुआ है कि हाइड्रोकार्बन पी में जब हम हाइड्रोजन की एडिशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम कैटलिस्ट तो हमें क्या मिलता है, एन हेक्सेन। ठीक, दूसरा कहता है व्हेन हाइड्रोजन ब्रोमाइड बी एडेड टू पी इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन। कहते हैं कि अगर पी में हम हाइड्रोजन ब्रोमाइड ऐड करें हाइड्रोजन की बजाय, तो कहते हैं ओनली सिंगल ब्रोमो कंपाउंड विल ऑब्टेन, देन व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। ठीक है, सिंगल ब्रोमो कंपाउंड विल बी फॉर्म्ड। अब देखो, इनमें से अगर हम ऑप्शन ए लेते हैं, देखो ऑप्शन ए से हमारे पास बिल्कुल ठीक है जी, एन हेक्सेन तो बन जाएगा क्योंकि जो ये डबल बॉन्ड है ये टूट जाएगी और यहाँ पर H2H2 हो जाएगा। बट अगर हमने यहाँ पर HBr की एडिशन कराई इस केस में, ठीक है, जैसे ये है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, तो देखो अगर हमने यहाँ पर HBr की एडिशन कराई तो यहाँ पर इन दोनों कार्बन में यहाँ पर कोई प्रायोरिटी नहीं है कि जो Br कहाँ पर अटैच होगा, H कहाँ पर अटैच होगा। आपके पास Br यहाँ पर भी अटैच हो सकता है और H यहाँ पर, या फिर H यहाँ पर Br। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से मान लो हमने ये प्रोडक्ट बना दिया। ठीक है, इन केस ऑफ वन। ठीक है, इन केस ऑफ वन, राइट। ठीक है, थर्ड यहाँ पर क्या है, फोर्थ पे हमने यहाँ पर CH2 आएगा जी और फिर CH3 भी आएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने हाइड्रोजन जोड़ दिया। उसके बाद नेक्स्ट में अगर हम देखते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी को हम देखते हैं जी। ऑप्शन नंबर बी में क्या होगा, यहाँ पर ये दिया हुआ है CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर HBr की एडिशन करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, ये एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। तो यहाँ पर हमारे पास देखो, यहाँ पर Br कहाँ पर प्रेफर किया जाएगा। ठीक है, तो देखो वैसे तो हमारे पास वो होता है मार्कोनिकोव रूल होता है ना, जब हम क्या करते हैं किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर एडिशन करते हैं किसी अनसिमेट्रिकल रिएजेंट की, तो उस कंडीशन में हमारे पास ये होता है कि जिस कार्बन पर लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हो वहां पर नेगेटिव पार्ट होता है। पर यहाँ पे बताओ कुछ ऐसा है, यहाँ पर कुछ ऐसा एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि यहाँ पर Br हमारा इस कार्बन पर लगेगा या इस कार्बन पर लगेगा, राइट। उसके बाद ऐसे हमारे पास ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी में हम बिल्कुल यहाँ पर
ठीक है, डिसाइड कर पाते हैं कि हमारा जो बी आर है वो कहाँ पर लगेगा और हमारा जो एच है वो कहाँ पर लगेगा, है ना। तो देखो एच बी आर है तो यहाँ पे कौन सा रूल फॉलो होगा, मार्कोनी का, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड नहीं दिया तो हम कौन सा रूल यहाँ पर लगाएंगे, मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल्स के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जब एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर अनसिमेट्रिकल रिएजेंट अटैक करता है तो जो नेगेटिव पार्ट होता है रिएजेंट का वो उस कार्बन से अटैच होता है जिस कार्बन पर लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हो। देखो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है इस कार्बन पर, 3, इस पर कितने हैं, 1। तो हमारा जो ब्रोमीन है बी आर नेगेटिव है वो कहाँ पर अटैक करेगा, इस पर, ठीक है। तो हम यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट हो जाएगा, ये CH2 है जी, बाय मिस्टेक ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये CH3 बन जाएगा, एक H जुड़ जाएगा, यहाँ पर Br जुड़ जाएगा और यहाँ पर CH2 CH2 CH3, राइट। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पर हमारे पास बनेगा जी मोनो डेरिवेटिव प्रोडक्ट, है ना, यहाँ पर। जबकि बाकियों में, ठीक है, जैसे कि हमारे पास ऑप्शन डी है, अगेन यहाँ पर जैसे ये दिया हुआ है CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है। तो इस केस में भी हमारा बी आर कहीं पर भी लग सकता है, यहाँ पर हम इसके अकॉर्डिंग इसे डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, राइट। Next question is, by Huckel rule, a monocyclic conjugated compound will be aromatic if it contains, ठीक है। तो देखो हमारे पास है ना, इसने हक्कल रूल पूछा है। हक्कल रूल क्या होता है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, कि जिस सिस्टम में हमारे पास या तो क्या हो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, ठीक है, या हमारे पास क्या हो जी, यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो, 8 6 10 हो, ठीक है, यहाँ पर फिर हमारे पास कितने हो 14। अगर इतने पाई इलेक्ट्रॉन्स किसी सिस्टम में प्रेजेंट हैं तो वो क्या होगा, एरोमेटिक होगा। तो इसकी जो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है दैट इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द आयुपेक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमने क्या माननी है, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम, ठीक है, कि आयुपेक नेम के लिए जो पहला रूल होता है वो क्या होता है जी, कंसीडर द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम। अब क्या करो, अब इसे यहाँ पर आप करो नंबरिंग, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। देखो हमने नंबरिंग की है लेफ्ट टू राइट, ठीक है, राइट टू लेफ्ट क्यों नहीं की, क्योंकि अगर हम नंबरिंग क्या करते, राइट टू लेफ्ट करते तो हमारे पास नंबर मिलता 2 5 एंड 6, है ना। और जबकि यहाँ पर हमें कितना नंबर मिला है लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करने पर, 2 3 एंड 6, तो ये लोएस्ट लेग कंट्रोल को फॉलो कर रहा है तो इसलिए ये नंबर आएगा। तो 2 3 6 हमें दिखाई दे रहा है ऑप्शन 1 में है 2 3 6 ट्राई मिथाइल हेप्टेन, हेप्टेन्स नहीं जी हेप्टेन आएगा, ठीक है, तो ऑप्शन होगा 1। नेक्स्ट है, बाय फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन द इफेक्टिव इलेक्ट्रोफाइल इज, ठीक है। हमारे पास कोई भी क्या है यहाँ पर फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन है। तो देखो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन में हमारे पास यहाँ पर, ठीक है, आपको इलेक्ट्रोफाइल बताना है तो वो क्या होता है, असाइल RCO पॉजिटिव। नेक्स्ट है जी, क्लोरीन हैज एन आयनाइजेशन एनर्जी, कहते हैं क्लोरीन की आयनाइजेशन एनर्जी 1256 है, ठीक है, कि अगर हमें क्लोरीन की आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब है अगर हमें इससे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो हमारे पास इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, 1256 किलो जूल पर मोल, एंड फॉर हाइड्रोजन इट इज 1311 किलो जूल पर मोल। हाइड्रोजन फॉर्म H positive aqueous ion but chlorine does not form Cl positive aqueous ion, why, ठीक है। तो वो कहते हैं because Cl positive has lower hydration enthalpy, H positive has lower hydration enthalpy, Cl has high electronegativity, Cl has high electron affinity। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मीन्स कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, इस वजह से वो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लूज करके Cl पॉजिटिव आयन नहीं बनाता, राइट। नेक्स्ट है, आयोडीन गिव्स बाय ऑक्सीडेशन ऑफ थायोसल्फेट, इसका ये लर्निंग क्वेश्चन है जी, टेट्राथायोनेट आयंस। नेक्स्ट है, एलिमेंटल सिलिकॉन इज प्योरिफाइड टू बी यूज्ड as semiconductor by
जोन रिफाइनिंग, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी जोन रिफाइनिंग मेथड है उससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सेमीकंडक्टर को प्योरीफाई कर सकते हैं। तो ये मेथड है रिफाइनिंग ऑफ सेमीकंडक्टर्स का, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है जी, ड्यू टू रेफरेंस ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट इन वाटर व्हाट विल बी द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। हमें ये बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। तो हमेशा जब भी आप देखो तो सॉल्युबिलिटी के लिए ना आपके पास हाइड्रेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू लैटिस एनर्जी, ठीक है। अगर हमारे पास हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है लैटिस एनर्जी से, तो हम क्या कहेंगे, कंपाउंड क्या होगा, सोल्यूबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिए हुए हैं। फर्स्ट है जी, सल्फेट आयन मेनली कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स हाइड्रेशन। नो, ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि मैग्नीशियम आयन भी कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स हाइड्रेशन। कहते हैं साइज ऑफ मैग्नीशियम एंड सल्फेट आर सिमिलर। नो, हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट इज हायर इन कंपैरिजन टू इट्स लैटिस एनर्जी। तो ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है। ऑप्शन डी है जी, आयनिक पोटेंशियल चार्ज अपॉन रेडियस रेशियो ऑफ मैग्नीशियम इज वेरी लो, ठीक है। नो, तो हमारे पास आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है जी, शो पैरामैग्नेटिज्म corresponding to two unpaired electrons which will be one in the following। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन ए हम कंसिडर करते हैं Fe(F6) 3 नेगेटिव। यहाँ पे जो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है जी 3, ठीक है। देखो आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 3d6 4s2, ठीक है। जब 3 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो कॉन्फ़िगरेशन रह जाएगी 3d5, राइट। अब देखो आयरन 3d5 हो गया। अब जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन कैसा लिगेंड है, फ्लोरीन एक वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड पेयरिंग नहीं करवाते। अगर पेयरिंग यहाँ पर नहीं होगी तो इट मीन्स 5 के 5 5 इलेक्ट्रॉन्स क्या है यहाँ पर, अनपेयर्ड है, ठीक है। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर 5 हियर। जबकि सेकेंड कंपाउंड जो हमारे पास है FeCN6 3 नेगेटिव, यहाँ पर भी हमारे पास जो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है जी, +3। बट यहाँ पर जो साइनो है ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करवा देता है जी, पेयरिंग करवा देता है। तो आपके पास इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स की एडजस्टमेंट हो जाएगी। तो यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बच जाएंगे जी, 1, राइट। उसके बाद ऑप्शन सी देखते हैं, निकल टेट्रा क्लोराइड, ठीक है। यहाँ पर जो निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट है इसको X मान लो, तो आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई जी +2, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकल की क्या होती है, 3d8 4s2, जबकि निकल 2 पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 3d8। अब क्लोरीन क्योंकि क्या है, एक वीक फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पर कोई पेयरिंग नहीं होगी, है ना। यहाँ पर कोई पेयरिंग नहीं होगी, तो हमारे पास जो 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह गए, 2। जबकि हमारे पास ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है, अगेन निकल के जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है जी, ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन क्या है, अगेन 3d8, ठीक है। बट साइनो हमारे पास क्या है, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पर सभी 8 इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो गई तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0। हमें बताना क्या है जी, हमें बताना है विद 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज P2 चेंजेस टू 2p। देखो जो P2 है वो 2p में चेंज हो रहा है। कहता है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन एट 500 केल्विन एंड 700 केल्विन आर दिस, गिवन रिएक्शन विल बी, ठीक है। आपको ये बताना है कि जो गिवन रिएक्शन है वो क्या है, फास्ट है, स्लो है, एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है। देखो आपको अगर ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है डिफरेंट टेम्परेचर पर, तो इससे हमको कोई ऐसे आइडिया नहीं होगा कि ये स्लो होगी या फास्ट होगी, ठीक है। यहाँ पर जो हमारे पास है, ठीक है, देखो P2 से P2 एक मॉलिक्यूल था और इससे ये बॉन्ड टूट गई, इससे क्या बन गए, अलग अलग एटम्स बन गए, P के 2 एटम्स बन गए। इट मीन्स ये क्या होगी जी, एंडोथर्मिक रिएक्शन, राइट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इज
द डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी होता है। लैम्डा हमें गिवन है 10 की पावर माइनस 17 मीटर। मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल विल बी, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो, जो ये एम बी है ये हमारे पास मोमेंटम ही है, तो मोमेंटम किसके इक्वल हो जाएगा जी, एच ओवर लैम्डा। एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, ओवर में लैम्डा की वैल्यू 10 की पावर माइनस 17। तो आंसर क्या आ गया, 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 17। जूल की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। एक ये सेकेंड हो गया, तो क्या आ जाएगा जी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आपके पास जो आंसर रहेगा दैट विल बी ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज हाउ मेनी liters of O2 at STP are needed to complete the combustion of 39 ग्राम of liquid benzene। देखो ये बेंजीन है हमारे पास रिएक्शन में, ठीक है। रिएक्शन हमें ऑलरेडी बैलेंस दी हुई है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर रिएक्शन बैलेंस ना दी हो तो उसको आप पहले बैलेंस करोगे, ठीक है। ये 39 ग्राम है। इसने पूछा है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन, मीन्स आपको ऑक्सीजन का अमाउंट बताना है, और किस में बताना है, इन लीटर्स में, राइट। तो पहले क्योंकि हमें मास गिवन है बेंजीन का, तो हम मास ही निकाल लेते हैं ऑक्सीजन का, ठीक है। पहले हम ऑक्सीजन का मास निकाल लेंगे कि कितना मास ऑक्सीजन का रिक्वायर्ड है। तो देखो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स है ना, और बेंजीन का वेट कितना हो जाएगा, 78। यहाँ पर दिया हुआ है जी 78। 2 इंटू 78 ग्राम ऑफ बेंजीन, ठीक है, रिक्वायर्ड ऑक्सीजन, ठीक है। इसको कितना ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 15 O2 दे रखा है ना, 15 O2 आपको दे रखा है। रिक्वायर ऑक्सीजन हाउ मेनी ग्राम्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 15 O2 का मतलब है रिएक्शन में कि 30 ऑक्सीजन है, तो 30 ऑक्सीजन का मतलब वेट कितना हो जाएगा जी, 30 इंटू 16 480 ग्राम, ठीक है। अब 1 ग्राम ऑफ बेंजीन रिक्वायर हाउ मेनी ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 480 बाय में 2 इंटू 78। क्वेश्चन में हमें कितना ग्राम बेंजीन गिवन है, 39 ग्राम बेंजीन हमें गिवन है। तो उसके लिए क्या आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दोगे आप इसको 39 से, ठीक है। मैंने यहीं पर लिख दिया जी। तो 39 टू सा 78, तो यहाँ पर इसको कट करके कितना आ जाएगा, 120, ठीक है। 4 से कट हो जाएगा 480, तो आ गया 120 ग्राम। अब 120 ग्राम को कन्वर्ट कर लो किसमें, लीटर्स में, ठीक है। तो पहले क्या निकालेंगे, 120 ग्राम से हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन में मोलर मास। मोलर मास O2 का कितना हो जाएगा, 32। O2 का देखोगे ना आप, मोलर मास 32। फिर उसके बाद हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे निकलता है, नंबर ऑफ मोल्स को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 22.4 से, तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। तो 120 ओवर 32 इंटू 22.4, 4 पे आप कैंसिल कर दो, 4 8 जा 32, 4 5 जा 20, है ना, और 4 6 जा 24। यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर दो, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40। तो जब 15 को 5.6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपके पास आएगा 84 लीटर। तो हमारा जो आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का वो रहेगा जी ऑप्शन नंबर ए, 84 लीटर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज oxygen and cyclopropane at partial pressure 570 torr and 170 torr respectively are mixed in a gas cylinder. What is the ratio of number of moles of cyclopropane to the number of moles of oxygen, ठीक है। तो जो ये पार्शियल प्रेशर जहाँ पे आता है ना, तो वहां पे आप समझ जाओ क्या लगेगा, डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है। और जो हमारे पास डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर होता है वो क्या होता है जी, partial pressure of any gas is equal to mole fraction of that gas multiply by total pressure, ठीक है। हमें यहाँ पर दो गैसेस को मिक्स किया गया है, ऑक्सीजन और साइक्लोप्रोपेन। तो हम इसके अकॉर्डिंग इक्वेशन लिख लेते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन इनटू टोटल प्रेशर फर्स्ट,
ऐसे हमने लिख लिया पार्शियल प्रेशर ऑफ साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन क्या होगा आपके पास, देखो ये है साइक्लोप्रोपेन, C3H6 होगा जी, C3H6, ठीक है, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ, ठीक है, यहाँ पर क्या मोल फ्रैक्शन, यहाँ पर क्या है मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, ठीक है। अब देखो आपको ना यहाँ पर मोल्स की रेशियो पूछी है, आपसे क्या पूछी है, मोल्स की रेशियो। तो देखो हम मोल फ्रैक्शन को लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, प्रेशर ऑफ O2 इज इक्वल टू, मोल फ्रैक्शन को क्या लिख सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड में टोटल नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ साइक्लोप्रोपेन इनटू टोटल प्रेशर। अब इसको हमने डिवाइड कर दिया किससे, प्रेशर ऑफ साइक्लोप्रोपेन से, C3H6, ठीक है। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, ठीक है, साइक्लोप्रोपेन डिवाइडेड बाय में टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, इन दोनों का मिक्सचर हो जाएगा इनटू टोटल प्रेशर। तो देखो टोटल प्रेशर कैंसल, इससे ये कैंसल, तो आपके पास यहाँ पर जो हमारे पास आ जाएगा, देखो प्रेशर ऑफ, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ साइक्लोप्रोपेन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन ओवर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ साइक्लोप्रोपेन। पर आपसे रेशियो देखो, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है रेशियो, पहले आपको ऊपर क्या ले आना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ साइक्लोप्रोपेन। तो आप इस रेशियो को क्या कर दो जी, रिवर्स कर दो। तो रिवर्स ऐसे कर दें, प्रेशर ऑफ साइक्लो C3, सॉरी यहाँ पर प्रेशर ऑफ साइक्लोप्रोपेन हम यहाँ पर लिख देंगे, इसको रेसिप्रोकल कर दो उठा के, ठीक है। तो अगर हमने इसको रेसिप्रोकल कर दिया, प्रेशर ऑफ C3H6 ओवर प्रेशर ऑफ O2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ साइक्लोप्रोपेन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो हमारे पास साइक्लोप्रोपेन का मास कितना, का प्रेशर कितना है 170, और इसका कितना है जी 570। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 170 ओवर 570, राइट। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, राइट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जी, व्हाट विल बी द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर ऑप्शन ए और सी दोनों क्या दिए हुए हैं, सेम दिए हुए हैं। तो इसमें ना ऑप्शन ए और सी में से एक को पॉजिटिव बना लो, अगेन ऑप्शन बी और डी भी दोनों सेम दिए हुए हैं, तो डी को भी आप पॉजिटिव बना लो। यहाँ पर जो करेक्ट रिलेशन होगा दैट इज डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस RT ln K, राइट। यहाँ पर ये चीज हो जाएगा जी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। इक्विलिब्रियम कंडीशन पर जो डेल्टा आपके पास, ठीक है, देखो ये कहता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, राइट, ठीक है। एक मिनट रुको जी, इसमें देखते हैं। आपके पास ये होता है जैसे डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट माइनस RT ln ऐसा आता है हमारे पास। तो यहाँ पे ना जो आपके पास एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन पर हमारे पास डेल्टा जी जीरो होगा, सॉरी, तो डेल्टा जी नॉट हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, RT ln डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू RT ln, ठीक है। तो ये हमारे पास आता है जी, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है ना इसने, ठीक है। अगर ये देता ना सिंपल रिलेशन तो फिर ये वाला करेक्ट होता, ठीक है। पर एट इक्विलिब्रियम पर आपके पास क्या हो जाएगा, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू RT ln, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, कहता है फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एनिलीन, ठीक है, द कंपाउंड फॉर्म्ड ऑन हीटिंग एनिलीन विद एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। देखो ये आपने पढ़ी होगी, जब हम प्रोटेक्शन करवाते हैं एनिलीन में NH2 ग्रुप की, तो हम उसकी एसिटाइलेशन करवा देते हैं, ठीक है। एसिटाइलेशन के लिए क्या यूज किया जाता है, एसिटिक एनहाइड्राइड। ये होता है जी हमारे पास एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। तो ये एसिटिक एनहाइड्राइड है, तो जब इसके साथ रिएक्शन की जाएगी तो हमारे पास क्या कंपाउंड बनेगा, तो देखो हमारे पास यहाँ पर कंपाउंड बनेगा इस तरीके से, बेंजीन ये है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक H रिमूव होगा, उसकी जगह COCH3 लगेगा, ठीक है, CHCOCH3 जैसे ये वाला, और एक हाइड्रोजन जो यहाँ से रिमूव होगा वो CH3COO के साथ मिलकर क्या बना देगा, एसिडिक एसिड। तो हमारा जो इसका करेक्ट आंसर जो हमारा रहेगा दैट विल बी NHCOCH3, यहाँ पर ये आएगा जी CH3, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाइलॉन 66 is
ठीक है, नाइलॉन 66 इज अ पॉलीअमाइड इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन। तो देखो नाइलॉन 66 के लिए आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि जो हमारे पास दो मॉलिक्यूल है ना, दो मॉलिक्यूल होंगे उनमें 66 कार्बन होगा। तो देखो पहले वाला जो कार्बन, पहले वाला जो ऑप्शन है इसमें 8 कार्बन है जी। देखो 6 कार्बन यहाँ पर, 7 8, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। तो ये आपका आंसर नहीं होगा। CH4 ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट में देखो C6H4 COH, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है ना यहाँ पर देखो यहाँ पे अगेन 6 7 8 कार्बन हो गए, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो आप ऐसे ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो देखो 4 कार्बन यहाँ पे, 5 6, यहाँ पे भी 6 कार्बन। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं जी एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड। और इसे हम कहते हैं हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन, हेक्सा मिथाइलिन डाइअमीन, राइट। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक इन डिक्रीजिंग ऑर्डर टू एडिशन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप अमंग साइक्लोपेंटेनॉल, 3-pentanol एंड n-pentanol इज, राइट। तो देखो यहाँ पे हमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के टुवर्ड्स रिएक्टिविटी बतानी है। तो अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो हमारे पास क्या होते हैं, एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू कीटोन्स। ठीक है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी इसमें किसकी हो जाएगी, पेंटेनल की हो जाएगी। ठीक है, पेंटेनल CH3 CH2 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 CHO, ठीक है, दिस इज पेंटेनल, सबसे ज्यादा रिएक्टिव। फिर आपको दिया हुआ है एक साइक्लोपेंटेनॉल, ठीक है, क्या दिया हुआ है, साइक्लोपेंटेनॉल, और एक दिया हुआ है 3-pentanol। ठीक है, अब देखो हमारे पास जो एलिफेटिक कीटोन है और जो एरोमेटिक कीटोन है उनमें से कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, जो हमारे पास एलिफेटिक कीटोन होते हैं। तो सेकंड नंबर पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3-pentanol। और लास्ट में हमारे पास आएगा जी, हमारे पास साइक्लोपेंटेनॉल। ठीक है, तो हमारे पास इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर, ठीक है, पहले n-pentanol, फिर 3-pentanol, ठीक है, और फिर हमारे पास क्या आएगा, साइक्लोपेंटेनॉल। ठीक है, 3-pentanol है, यहाँ पर आपको 2-pentanol गलती से लिख दिया है, ये 3 है जी। ठीक है, तो हमारे पास आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सुक्रोज इन वाटर इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी। ठीक है, when boiled with dilute HCl the solution become levorotatory. In this process the sucrose molecule breaks in. देखो यहाँ पर क्या होता है, हम इस प्रोसेस को इन्वर्जन ऑफ केन शुगर भी बोलते हैं, है ना। जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं ठीक है केन शुगर की, तो वो हमारे पास क्या बनता है, यहाँ पर ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, राइट। ग्लूकोज आपके पास यहाँ पर कौन सा आपके ग्लूकोज बनता है, डी ग्लूकोज। ठीक है, डी ग्लूकोज। और हमारे पास यहाँ पर फ्रक्टोज, ठीक है, फ्रक्टोज कौन सा बनेगा जी, यहाँ पर आपके पास डी ग्लूकोज एंड एल फ्रक्टोज। तभी हमारे पास जो इसकी रोटेशन होती है वो ज्यादा होती है, तभी हमारे पास जो सुक्रोज जो पहले डेक्स्ट्रो रोटेटरी थी फिर क्या हो जाती है, लीवो रोटेटरी। तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। Our next question is consider the following sequence of reaction। ठीक है, ये हमें रिएक्शन दी है, हमें कंपाउंड बताना है। तो देखो यहाँ पर जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। कैसे होगा, देखो CH3CN है हमारे पास, अगर हमने उसकी रिडक्शन की तो जो हमारे पास ये C ट्रिपल बॉन्ड N है ये हमारे पास क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। क्या बन जाएगा जी, CH3CH2NH2। फिर ये अमाइन ग्रुप आ गया। अगर हम यहाँ पर नाइट्रस एसिड डालते हैं, क्योंकि ये एलिफेटिक अमाइन है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास एल्कोहल। अगर ये होता आपके पास एरोमेटिक अमाइन, तो फिर क्या बन जाता है, डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है, जबकि अगर ऑप्शन ए इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर 3 कार्बन वाला कंपाउंड है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, इथेनॉल नहीं बनेगा, यहाँ पे बनेगा प्रोपेनॉल। ठीक है, यहाँ से जो फाइनल आपका आंसर बनेगा वो आएगा जी प्रोपेनॉल। ठीक है, इससे इसलिए नहीं बन सकता, देखो जैसे ऑप्शन नंबर जो बी है, ऑप्शन नंबर अगर बी हम देखें CH3NO2, अगर इसकी रिडक्शन आप कराओ
तो इससे क्या बनेगा CH3NH2, ठीक है। और फिर अगर आप यहाँ पर HNO2 ऐड कराओ तो यहाँ पे क्या बन जाएगा मीथेनॉल, पर बनना क्या चाहिए इथेनॉल, ठीक है। और हमारे पास जो आइसोसाइनाइड कंपाउंड है जी, ठीक है, N ट्रिपल बॉन्ड C, तो यहाँ पे तो रिडक्शन होके सेकेंडरी अमाइन वाला प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि सेंटर में क्या आ गया नाइट्रोजन, तो इथेनॉल कभी भी किसी कंडीशन में नहीं बन सकता। तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, राइट। नेक्स्ट है जी कॉमनली यूज्ड एंटीसेप्टिक डिटॉल इज अ मिक्सचर ऑफ, ठीक है। तो डिटॉल जो मिक्सचर होता है वो होता है हमारे पास क्लोरोजाइलिनॉल एंड टर्पीनॉल का, ठीक है, क्लोरोजाइलिनॉल एंड टर्पीनॉल, राइट। तो देखो क्लोरोजाइलिनॉल होता क्या है, क्लोरोजाइलिनॉल ये होती है जी इसकी स्पेलिंग, एंड टर्पीनॉल, इनके स्ट्रक्चर्स भी आपको आने चाहिए। तो क्लोरोजाइलिनॉल ऐसा होगा, एक बेंजीन रिंग होगी, यहाँ पर OH, यहाँ पर दो CH3 इसकी मेटा पोजीशन पर, और यहाँ पर क्या होता है Cl। जबकि टर्पीनॉल हमारे पास क्या होता है, ऐसे आपके पास टोल्वीन, यहाँ पर टोल्वीन बना होता है, और इसके नीचे यहाँ पर ऐसे एक कार्बन मिथाइल फर्दर सब्स्टिट्यूटेड होता है CH3OH। तो ये होता है हमारे पास डिटॉल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज द वेपर प्रेशर एट अ गिवन टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल सोल्यूशन कंटेनिंग 0.2 मोल, ठीक है, ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, ठीक है। तो मीन्स यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आपको कितने गिवन है 0.2, ठीक है, एंड 0.8 मोल ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट 0.8 मोल इज 60 mm ऑफ Hg, ये mm आएगा। ये सोल्यूशन का प्रेशर आपको दिया हुआ है जी 60 mm ऑफ Hg। आपको बताना है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, इट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ P0, ठीक है। इसके लिए हमारे पास रॉल्ड्स लॉ वाला लगेगा, है ना, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर, P0 minus PS over P0 is equal to मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, P0 आपको निकालना है, PS 60 आपको दिया है, मोल फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय में टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट के मोल्स 0.2, यहाँ पर 0.2 प्लस 0.8 ये दे दिया जी, P0 माइनस 60 ओवर में P0, तो क्या आ गया हमारे पास P0 माइनस 60 ओवर P0 इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा 2 बाय में 10, 1/5, तो इसको सॉल्व कर दो, 5 P0 माइनस 300 इज इक्वल टू 1 इंटू P0, 5 P0, ये P0 इधर आ जाएगा, तो आपके पास आ गया जी 4 P0 इज इक्वल टू 300, मीन्स P0 comes out to be 300 by में 4, that is 75 mm of Hg, right। तो हमारे पास जो आंसर आ गया that will be ऑप्शन डी, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा इसका क्या रहेगा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है according to third law of thermodynamics, which one of the following quantities for a perfectly crystalline solid is zero at absolute zero। ये स्टेटमेंट है इजी डायरेक्ट, तो उसमें हम एंट्रोपी को जीरो मानते हैं एट फॉर किसके लिए, परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है जी ड्यूरिंग डायलिसिस, कहते हैं जब डायलिसिस होती है ना, डायलिसिस करते हैं तो उसमें क्या होता है, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी होती है, और ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को, जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स होते हैं मॉलिक्यूल्स को, उनको ही अलाउड करती है, ठीक है, अपने अंदर से पास होने के लिए। तभी तो क्या होगा क्लोइडल पार्टिकल्स और जो आपके पास डिस्पर्जन मीडियम है सॉल्वेंट है वो अलग हो जाएगा। तो देखो कहते हैं सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स एंड आयंस कैन डिफ्यूज, नो। Solvent molecules, ions and colloidal particle can diffuse, no. All kind of particles can diffuse through the semi-permeable membrane, no. Only solvent molecule can diffuse, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, राइट। तो ये थे हमारी आज के इस वीडियो के क्वेश्चन। अगर आप भी प्रिपेयर कर रहे हैं किसी भी टीजीटी एग्जाम के लिए,
तो जो आप अगर फर्दर आप और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप फिजिकल केमिस्ट्री के लिए एटकिंस की बुक, ठीक है, या पूरी शर्मा पठानिया जो कि स्टैंडर्ड बुक है, ठीक है। और हमारे पास जो इनऑर्गेनिक की बुक है जेडी ली, ऑर्गेनिक की बुक हमारे पास क्लेडन, आप उन्हें प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। एक जगदम्बा वाली बुक भी है, वो भी अच्छी बुक है। तो हमारे पास तो आप इनको फर्दर प्रैक्टिस के लिए इन बुक्स को रेफर कर सकते हो। अगर आप भी प्रिपेयर कर रहे हैं किसी भी टीजीटी एग्जाम के लिए, अगर आप ये सोचते हैं कि सिर्फ 12th लेवल तक का करना सफिशिएंट होगा, तो वो बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं होगा। क्योंकि जो हमारा हालांकि हाल में ही टीजीटी चंडीगढ़ का सिलेबस आया है उसमें बहुत सारे टॉपिक्स है वो जो ग्रेजुएशन के हैं, और कुछ टॉपिक्स आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन के भी हैं, राइट। ठीक है, तो इसके लिए सिर्फ आपको 12th पर फोकस नहीं करना है, क्योंकि आज के दौर में हम बहुत ही ज्यादा कंपटीशन है, पॉइंट पॉइंट से ही जो मेरिट है वो मैटर कर जाएगी, है ना। तो अगर गवर्नमेंट जॉब का सवाल है तो हम 0.1% भी रिस्क नहीं ले सकते। तो अगर आप भी प्रॉपर गाइडेंस के साथ प्रिपेयर करना चाहते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, तो आज ही ज्वाइन करें बंसल एकेडमी। थैंक यू सो मच।